हम लोग अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसमें है ABC पार्टनर्स 3:2:1। हमें लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, असेट्स दिए हुए हैं। फिर है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ABC शेयर्स प्रॉफिट्स इक्वली। For this, it was agreed that goodwill of the firm 150, land 80,000 revalued हुई, building 6% depreciate हुई, creditors are not likely to claim, तो ये benefit हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे कोशिश करो कि वर्किंग नोट्स पहले से ही कर लो। जैसे कि हमने यहाँ कर लिए वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट्स में क्या है, ए बी और सी इनकी ओल्ड रेशो है 3:2:1, न्यू रेशो है 1:1:1, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ए का देखें तो 3/6 माइनस 1/3, 1/6 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ओल्ड रेशो ज्यादा है, न्यू रेशो कम है। तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है, यही मतलब हुआ ना इसका। फिर बी 2/6 माइनस 1/3, तो 0 ही हो गया ये तो। और इससे हम ऑटोमेटिकली ये निकाल सकते हैं कि सी भी 1/6 से गेन ही कर रहा है बिना कैलकुलेट किए भी। ये सब हमने किया क्यों है, क्योंकि जो गुडविल की वैल्यू है, वर्किंग नोट्स में एक बार कोई शॉर्ट फॉर्म लिख भी लोगे तो चल जाता है, बस वर्किंग नोट्स बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए। गुडविल की वैल्यू 150 है, तो शेयर ऑफ गुडविल 1/6, 25,000 आ गया। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या हुआ, C/A। ये हमने वर्किंग नोट्स पे करके रख ली। इससे क्या होगा कि हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को आगे करना, वरना हमारी ये एंट्री स्किप हो जाती है, ठीक है। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे एक लाइन डाल दो, हमेशा एक लाइन डालो कि वर्किंग नोट्स यहाँ खत्म हुए। या तो उस पेज को पूरा छोड़ दो ब्लैंक और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, या 2-3 लाइन छोड़ के फिर ये डालो, और फिर 2-3 लाइन छोड़ के ही लिखो मेन सॉल्यूशन बड़ा बड़ा। अपना आंसर जितना विजिबल रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जितना खुला काम करोगे, जितना साफ काम करोगे, मिस्टेक्स उतनी ही कम होगी। तो अब यहाँ पर हमने मेन सॉल्यूशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आ रही हैं, लैंड रिवैल्यूड 80,000, 50 से 80 हो गई। बाय लैंड वही रहेगा, डेबिट क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर्स। तो लैंड हमारी हो गई 30,000। कोशिश करो फिगर के नीचे फिगर लिखो हमेशा, उससे क्या होगा, तुम्हें जनरली क्या करते हैं, इधर से फिगर उठा के रफ में लिखते हैं, फिर रफ से उठा के यहाँ लिखते हैं, इतनी उठा पटक में तो चीज़ें ही खराब हो जाती हैं। तो बेचारी फिगर्स हैं, ठीक है। तो अब बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, 50,000 का 6% कितना हुआ, 3,000। 3,000 क्या किस तरफ आएगा, तो टू बिल्डिंग 3,000। क्रेडिटर्स अगर आप क्लेम नहीं होंगे तो वो प्रॉफिट है। कितने के क्रेडिटर्स हैं, 6,000 के। तो यानी कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ABC, A, B और C, 36,000, उसमें से 3 माइनस किया
33। हमेशा जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, जो कुछ भी है, वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारा ट्रांसफर ओल्ड पीएसआर में ही होगा, बिकॉज दैट बेनिफिट गोज टू पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो एंड इवन दे हैव टू इंकर लॉस ऑल्सो। अब इसको हमने 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। 5500, 11,000, 16,500, है ना, यही आ रहा है। हाँ नहीं, ओल्ड रेशियो में करना है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बोला कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट्स तीन पार्टनर्स हैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने कॉलम इतने छोटे बनाए। कोशिश करो कि थोड़ा खुले खुले आराम से बनाओ। अगर रजिस्टर में ऐसे नहीं आता तो लंबा रजिस्टर करके बना लो, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम शीट तो ऐसी होती है, तो खुला खुला बन जाता है आराम से, ठीक है। फिर बाय बैलेंस बीडी, रुपीस हर जगह लिखने हैं, रुपीस में लिखने में कभी गलती मत करना, रुपीस लिखना ही लिखना है। क्या बैलेंसेस हैं? 1,50,000 एंड 25, 1,50,000 एंड 25, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे फिगर के नीचे फिगर लिखो, 16,500, 11,000, 5,500, ठीक है। हाँ, अभी गुडविल की करेंगे। सी डेबिट हो रहा है तो 2A और सी में आ गया, क्योंकि सी डेबिट हो रहा है। ए क्रेडिट हो रहा है बाय सी 25,000। अब देख लो यहाँ पे जनरल रिजर्व है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, 30,000 का है। अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन होता तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ही होता है। तो ये हो गया 15,000, 5,000 और 10,000 टू बैलेंस सीडी। कितना हो गया ये? 25, 30, 40, 56, 156, 500, 60, 71 और ये हो गया 25, 35, 500, ठीक है। बैलेंस सीडी में इसका तो एज इट इज आ गया, 71 भी आ गया, और सी का 35 माइनस 25,000, ये आ गया 10,000। अच्छा, 25, 30, 40, ये 16,500 है ना, तो ये 10,500 आ गया। आ गए आंसर्स हमारे 33, 156, 500, 71 और 10,500। अब ठीक है, फिर अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। डेट हमें गिवन है एज एट ये लायबिलिटीज आ गई, असेट्स, ठीक है। जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस को फॉलो कर लो। जैसे कि इसमें लिखा है लैंड 50, अब लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? बिल्डिंग की कितनी हो गई?
बिल्कुल फिगर के नीचे फिगर लिखो, प्लांट और कॉमास जरूर लगाओ, कॉमास लगाने से भी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होती है। अकाउंट्स में सारा खेल ही कैलकुलेशंस का है, अगर तुम प्रॉपर कॉमास लगाओगे, ठीक है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखोगे, तुम्हारा आधा काम तो यही हो गया। वरना तुम कितना टाइम वेस्ट कर देते हो फिगर कॉपी करने में, फिर गलत की फिगर कॉपी हो जाती है। स्टॉक 40, डेटर्स 30, बैंक 5। अब इधर आ जाओ, क्रेडिटर्स 44, क्योंकि कम हो गए ना। बिल्स पेबल 20। जनरल रिजर्व तो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब आ जाओ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स में ए, बी और सी। ए का है 156,500, 71, तो ये कितना हो गया 7, 8। अब इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया 7, 3,02,000। इधर का भी करके देख लेते हैं, 13, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस शीट टैली हो गई। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। चेंज इन पीएसआर अगर आ जाएगा ना बेटा, तो ये मान के चलो कि तुम्हें बेस क्लियर हो गया, तुम्हारा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में ये चीजें तो कॉमन ही है। जब हम करेंगे आगे तो एडमिशन में सिर्फ एक न्यू पार्टनर के आने से जो चेंजेस आने हैं वही फर्क पड़ेगा, रिटायरमेंट में भी वही फर्क पड़ेगा कि एक पार्टनर के जाने से जो चेंजेस आ रहे हैं चेंजेस, और रिटायरिंग पार्टनर का लोन ऐड हो जाता है, डेथ के केस में एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट ऐड हो जाता है। तो बेस यही है, ये बेस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी आइटम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी है, बैलेंस शीट रिवाइज फिगर्स पे कैसे बनानी है, ये सब। अब ये तो हमें बोला गया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अगर ये बोल दिया जाता पास सिंगल जर्नल एंट्री फॉर होल एक्सरसाइज, हमें इतना सब कुछ तामझाम करना ही नहीं है, हमें एक ही एंट्री पास करनी है और सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर में आएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया कि एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, या हमें लिखा है जर्नल रिजर्व नीड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या हमें लिखा है बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड टू शो एट अ ओल्ड फिगर्स, तो इन सब का एक ही मतलब है। तो सेम क्वेश्चन अभी नोट कर लो, फिर सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें सिंगल एंट्री से करके दिखाऊंगी। इन्होंने मांगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें करके दिखा दूंगी कि अगर सिंगल एंट्री आए तो कैसे करना है। अब देखो, सेम क्वेश्चन अगर हमें सिंगल एंट्री से पास करना हो तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में क्या क्या आएगा, कि लैंड विल बी रीवैल्यूड एज 80,000, 50 से 80 हो रही है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन लैंड या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड 30,000। जो भी प्रॉफिट वाले फिगर्स हैं वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही थी, कितनी हो गई 3,000, ठीक है। क्रेडिटर्स ये प्लस होगा क्योंकि प्रॉफिट है, ठीक है। अब जो भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में, जो भी प्रॉफिट वाली फिगर्स हैं,
पहले तो हमने निकाल दिया कि 33,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमें एक ही एंट्री पास करनी है तो सारा अमाउंट एक ही में डालेंगे। हमने ऐड कर दिया जनरल रिजर्व। कितना था जनरल रिजर्व? 30,000। और हमने ऐड कर दी गुडविल, क्योंकि गुडविल को भी तो हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में किया था। तो कितनी है गुडविल? 150 हो जाएगी ना। देखो ना, यहाँ पे भी तो तुमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही किया था, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। पहले हमने सिर्फ गुडविल के लिए किया था, हम सबके लिए करेंगे। तो कितना अमाउंट आ गया? 3,000, 1 and 2, तो 2,13,000 का 1/6 ये आ गया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 35,500, 35,500। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमने क्योंकि सिंगल एंट्री पास किया है, तो हमारी जो बैलेंस शीट होगी उसमें जैसे लैंड की वैल्यू कितनी थी? हाँ 50,000। और बिल्डिंग कितने की थी? दोनों 50-50 था, दोनों 50-50 लिख दिया। बाकी प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, इसमें तो कोई चेंज वैसे भी नहीं आया था। हमारी बैलेंस शीट की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्रेडिटर्स पूरे कितने रहेंगे? 50। इवन जनरल रिजर्व भी 30। बैलेंस शीट में कोई चेंज ही नहीं आएगा। C to B हुआ है तो C to A हुआ है, तो A की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख थी ना। अब क्रेडिट हुआ है मतलब प्लस हो गया, तो A की हो गई 135,500। B में कोई चेंज नहीं आएगा। B की कितनी है? B की और C की पहले 25 थी ना, अब C की तो माइनस में चली जाएगी, यानी कि C का डेबिट बैलेंस हो गया। तो हमने एक तरीका तो ये है कि हम C का यहाँ पे लिख दें 10,500। तो ये जो टोटल आएगा, ये टोटल वही आएगा तुम्हारा। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल कितना है? देखो इसका टोटल यही आ रहा है क्या? 1,75,000 सेम आ रहा है ना। तो बैलेंस शीट टोटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो यही आ रहा है। इसमें बैलेंस शीट हमारी पुराने फिगर्स पे ही बनी है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि सी की कैपिटल यहाँ ना लिख के डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिख दें, यहाँ पे 185,500 लिख दें और यहाँ पे 10,500, तो भी बैलेंस शीट हमारी ओल्ड फिगर्स पे ही है। यानी कि इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग सो मेनी लेजर्स, वी आर जस्ट डिस्टर्बिंग ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कई बार वो हो सकता है कि वो ये कह दे कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला। कई बार वो ये कह सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना लेकिन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बस छोटे छोटे चीज़ों में। बाकी चेंज इन पीएसआर में टफ कुछ नहीं है, समझे? क्लियर? कोई दिक्कत?